हेलो बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे वैक्यूल का। बेसिकली वैक्यूल का 3 कैटेगरी बनाए थे हम लोग, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैप वैक्यूल। ये सैप वैक्यूल क्या होता है? बेसिकली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एक मैं प्लांट सेल बना लूँ, ये सबसे बाहर हो गया सेल वॉल, इसको आप लिख दीजिए सेल वॉल। और इसके अंदर डबल मेम्ब्रेनस सेल मेम्ब्रेन होगा। मैं सिंगल मेम्ब्रेन ही बना देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। डबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और एक बड़ा सा वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये वैक्यूल क्या करता है बच्चों? जैसे ही इसका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने से इसके वॉल पे प्रेशर जनरेट हो जाता है और प्रेशर जनरेट होने जाने के बाद ये बिल्कुल बाहर से बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो इसको कहते हैं सेल की टर्जिडिटी। ठीक वैसे ही बच्चों, जैसे आप अपनी साइकिल को लेकर दुकान पे जाते हैं हवा डलाने, और हवा डालने के बाद आप चेक करते हैं उसको प्रेस करके, जब हवा इसमें आया कि नहीं, तो बाहर से देखिएगा काफ़ी टाइट हो जाता है। तो वो वैसे ही सेल के अंदर अगर वैक्यूल का साइज बढ़ता है तो ये बाहर वाला जो सेल वाला है बाहर से काफ़ी टाइट हो जाता है, इसको कहते हैं टर्जिडिटी। तो एक फंक्शन वैक्यूल का ये हुआ, जो प्लांट सेल का जो आउटर लेयर है सेल वॉल, उसमें टर्जिडिटी मेंटेन करता है। एक दूसरा वर्क है इसका, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। कैसे? तो मान लीजिए सपोज दैट ये वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाए तो सारा लिक्विड निकल के बाहर जाने लगता है, और अगर वैक्यूल छोटा हो जाए, इसका साइज छोटा हो जाए, तो लिक्विड बाहर के इन्वायरमेंट से सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हैं ये वैक्यूल अपना साइज के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है सैप वैक्यूल का, ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है। सेल के डिफरेंट प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। बच्चों इसमें नोट कर लेंगे हम लोग, एक्ट एज अ स्टोर हाउस of the cell to store salt, sugar, amino acids, प्रोटीन्स etc। जितना भी सब्सटेंस होता है एक्स्ट्रा सेल के अंदर, सबके सब डाल दिया जाता है वैक्यूल के अंदर। तो स्टोरेज हाउस की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इट मेंटेन्स टर्जिडिटी। टर्जिडिटी बच्चों मैं आपको बताया, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। रिजिडिटी ऑफ द सेल। और थर्ड वर्क है इसका बच्चों, मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर या रेगुलेट्स, आप लिखेंगे रेगुलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ऑस्मोसिस कैसे होगा, लिक्विड बाहर से अंदर की ओर जाएगा या अंदर से बाहर की ओर आएगा, इसके लिए एक सफिशिएंट प्रेशर होना चाहिए, और इस प्रेशर को मेंटेन करता है कौन? वैक्यूल। ठीक है। तो दूसरा टाइप है, ये है आपका सैप वैक्यूल। दूसरा टाइप है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बच्चों, फूड वैक्यूल की बात करते हैं। कुछ एनिमल्स होता है यूनिसेलुलर, जो एनिमल्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो फूड जब कैप्चर करता है तो फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, और बॉडी के अंदर लेने के बाद वो फूड जा करके लाइसोसोम से फ्यूज हो जाता है। जब फूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड लाइसोसोम से फ्यूज हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग फूड वैक्यूल। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए अमीबा है एक, ठीक है, इसमें एक लाइसोसोम भी होगा
इसको आप लिख दीजिए, ये है लाइसोसोम, और इसको यहाँ पे फूड दिख गया तो ये क्या करेगा, फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया लाइसोसोम, और इसके अंदर फूड ये ले लिया। अब क्या होगा, ये फूड पार्टिकल, फूड का जो ये स्ट्रक्चर है, ये जाकर के फ्यूज हो जाता है किसके साथ, तो इस लाइसोसोम के साथ। थर्ड स्टेप में बच्चों आप देखेंगे, ये न्यूक्लियस है और ये फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल में क्या है, ये लाइसोसोम प्लस फूड दोनों मिलकर के फ्यूज हो जाता है। जब फ्यूज हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। अब बच्चों क्या होगा, लाइसोसोम में आप जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइप का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहता है। फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करके जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको सेल के अंदर डाल दिया जाता है, और जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको सेल से बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से फूड वैक्यूल के द्वारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड का डाइजेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, इसमें बच्चों आप लिख लेंगे, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म like amoeba ingested food fuses with lysosome to form फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कौन ऐसा वैक्यूल है जो प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता, तो आप कह सकते हैं फूड वैक्यूल, जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, वो भी किसमें, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता क्या है, तो कुछ सेल के अंदर, सपोज डेट मान लीजिए ये सेल है और इसके अंदर अगर लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो छोटा सा वैक्यूल पहले ये इसके अंदर लिक्विड कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद ये मूव करता है सरफेस की ओर, और ये तो न्यूक्लियस हो गया इसका, और ये वैक्यूल पहुंच जाता है सरफेस के पास, और सरफेस के पास पहुंचने के बाद, चूंकि आप जानते हैं इस वैक्यूल में वाटर भरा हुआ है, ये सरफेस के पास पहुंचेगा और ये बाहर लिक्विड को थ्रो आउट कर देगा। ये इस तरह से ये अपना ओपनिंग खोल देता है, तो सारा का सारा लिक्विड इसमें से बाहर चला आता है। ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस ये जारी रखता है, ये वैक्यूल इस टाइप का है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस जारी रहता है। इससे क्या होगा, ये इस सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर पाता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड को मेंटेन कर पाता है, इसलिए इसको कहते हैं इट मेंटेन्स ऑस्मोरेगुलेशन, इट परफॉर्म्स ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स टू से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड इनसाइड द सेल मेंटेन करेगा। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब क्या है। एक वैक्यूल जो सेल के अंदर से वाटर को कलेक्ट करेगा, फिर स्वेल होगा, सरफेस के पास पहुंचेगा और बस्ट होकर के सारे लिक्विड को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरह से अमाउंट ऑफ लिक्विड को सेल के अंदर मेंटेन करता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बच्चों इसमें नोट कर लेंगे आप,
It collects liquid from the cell and swell up and rises to the surface to throw out water। इस तरह से ये एक्टिविटी परफॉर्म जो करता है, इससे क्या बेनिफिट होता है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर पाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं, इट परफॉर्म्स ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करता है। ये 3 तरह का वैक्यूल था। एक और पॉइंट इसमें लिख लेंगे, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन इस तरह से देखिए, जो वेस्ट सब्सटेंस को क्या करता है, अपने अंदर पैक कर लेता है, सरफेस के पास आता है और उसे बाहर की ओर थ्रो आउट कर देता है। तो इस तरह से ये एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम। बच्चों, ये राइबोसोम जो है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है सेल के अंदर। अगर इसको देखा जाए तो 2 तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। एक होगा लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। दोनों मिल करके ये बनाता है इस टाइप का स्ट्रक्चर। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। एक होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब ये होगा लार्जर, स्मॉलर और ये हो गया लार्जर। बच्चों, ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये और ये, इसको कहते हैं 30s और इसे कहते हैं 50s। इसका मतलब ये स्वेडबर्ग यूनिट है। ये स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा था, तो उन्हीं के वर्क के ऑनर में इसका यूनिट दे दिया गया S। अब दोनों को मिला दे, इस दोनों यूनिट को, तो ये बन जाता है 70s। जो 70s पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ये जो है, ये होगा 40s, ये हो जाएगा 60s। 2 सब यूनिट है और दोनों एक साथ ही रहता है। जब एक साथ रहेगा तो दोनों को मिला करके आप इसे कहते हैं 80s। और ये कहाँ मिलेगा बच्चों? ये यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। तो बच्चों, ये क्लियर होना चाहिए, 2 तरह का राइबोसोम पाया जाता है, एक 70s और दूसरा 80s। ये 70s भी 2 यूनिट का बना होता है, 30s और 50s। जो 80s है, ये कहाँ मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। ये भी 2 यूनिट का बना होता है, 40s और 60s। अब इसको ऐड मत कर लीजिएगा बच्चों, 40 और प्लस 60 100, ये ऐड करने से मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये यूनिट है स्वेडबर्ग के अकॉर्डिंग और इसका कॉम्बिनेशन बायोलॉजिकल मेथड से है। यहाँ पे भी 30 प्लस 50 80 होता है, तो वो ऐड नहीं करना है, तो अलग से इसका यूनिट है 70s। अब हम लोग समझ गए 2 तरह का राइबोसोम, 70s और दूसरा 80s। 70s होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा मुझे, और जो 80s होगा वो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, यह मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है।
मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। इंपॉर्टेंट ये भी है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। बच्चों आपसे पूछा जाए सेल के अंदर सबसे छोटा ऑर्गेनेल कौन होता है, तो बेहिजक आप कह सकते हैं राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होगा ये, तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्लाज्म इन फ्री स्टेट, ये अकेले अकेले भी रह सकता है फ्री स्टेट, और अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम टू फॉर्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होकर के क्या करता है, टू फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इसका वर्क होता है। नोट कर लीजिए आप, प्रोटीन सिंथेसिस। और एक और था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या वर्क था, लिपिड फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, it is present in प्रोकैरियोट्स, किस टाइप का, 70s टाइप का, एंड यूकैरियोट्स किस टाइप का, 80s टाइप का। बोथ, इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ, यानी कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा। किस टाइप में, प्रोकैरियोट्स में 70s और यूकैरियोट्स में 80s। ये अलग बात है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को दो ऑर्गेनेल दिखता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा प्लास्टिड है। दोनों के अंदर में 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर पढ़ेंगे उसे, लेकिन यहाँ पे आपका डिफ्रेंसिएशन क्लियर होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव, और यूकैरियोट्स मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसमें 80s टाइप का होगा। क्या नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, ये बना किस चीज का होता है, तो ये बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। बच्चों इसमें हम लोग फंक्शन नोट कर लें। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ राइबोसोम, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। बच्चों याद रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिल करके, इसीलिए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बेस को बोला जाता है, किसे, राइबोसोम को। helps in protein synthesis, also known as
also known as factory of प्रोटीन। प्रोटीन का फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। एक बार और मैं रिकॉल कर दूं बच्चों, राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, दो टाइप का होता है, 70S होता है, 80S होता है। 70S जो होगा ये प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, 80S होगा यूकैरियोट्स में मिलेगा। ठीक है, ये बना किस चीज़ का होता है? आरएनए का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। बच्चों याद रखिएगा 50% आरएनए होता है और 50% प्रोटीन होता है। रहता कहाँ है? तो ये साइटोप्लाज्म में रहता है, फ्री स्टेट में भी रह सकता है या कंबाइंड स्टेट में भी रह सकता है। जब ये फ्री स्टेट में होता है तो साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा होता है, और जब कंबाइंड स्टेट में होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास अटैच्ड होता है और बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, ये कंप्लीटली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसलिए राइबोसोम का वर्क दिया गया है हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है बच्चों सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बच्चों ये भी छोटा सा एक स्ट्रक्चर है और ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर ये दो सब यूनिट का बना होता है, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स and arranged perpendicular to each other. Arranged perpendicular to each other. To each other. अब दोनों सब यूनिट से मान लिया जाए एक सब यूनिट आपका ये है, एक सब यूनिट ये है, तो दूसरा ऐसा होता है, यानी कि परपेंडिकुलरली वो अरेंज्ड होता है एक दूसरे के ऊपर। Each subunit is known as centriole। ये प्रत्येक सब यूनिट दो सब यूनिट का बना हुआ है, प्रत्येक सब यूनिट को कहते हैं हम लोग सेंट्रियोल, यानी कि एक सेंट्रियोल ये हुआ, दूसरा सेंट्रियोल ये हुआ। ये प्रेजेंट कहाँ होता है बच्चों? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ इन एनिमल सेल्स। आप लिखिए ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों ये सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर है जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप कहेंगे तो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास होता है। दो सब यूनिट का बना होता है, प्रत्येक सब यूनिट को हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, दोनों सब यूनिट एक दूसरे के 90 डिग्री पे अरेंज होता है, परपेंडिकुलर अरेंज होता है। ठीक है, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। जब आप प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस लिखते हैं तो एक पॉइंट ये भी आता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा और प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। फंक्शन ऑफ
सेंट्रोसोम। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पिंडल फॉर्मेशन, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। स्पिंडल फॉर्मेशन कब? तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स basal bodies from which cilia और flagella, cilia और flagella originates, जहाँ से सीलिया और फ्लैजला ओरिजिनेट होता है। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ आप नोट कर लेंगे इसमें, एक और पॉइंट, ये सेंट्रियोल बना किस चीज़ का होता है बच्चों, लिख लीजिएगा, इट इज मेड अप ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये एक सेंट्रियोल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। बच्चों आज के लिए क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं कहूँगा बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अगर पसंद आता है तो नेक्स्ट में फर्दर और अच्छी वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।